हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हमने बात किया था कि एक और टॉपिक होगा, एक और लास्ट क्लास होगा इस चैप्टर का और इस टॉपिक का, हिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इन इंडिया। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं। आगे इसमें ही एक टॉपिक है ट्रेडिंग कम्युनिटीज़ इन एंशियंट इंडिया। एंशियंट इंडिया में कौन कौन ट्रेडिंग कम्युनिटीज़ थे जो मेनली ट्रेड में शामिल थे। अब यहाँ पे देखा जाए तो ट्रेडिशनली द ट्रेडिंग वॉज डन बाय वैश्याज। अब यहाँ पे ये वर्ड क्या है और इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। जैसे इंडिया में वर्ण सिस्टम चलते थे और ये आज के डेट में तो इसको कास्ट सिस्टम ही बोला जाता है, लेकिन ये कास्ट सिस्टम एक्चुअली नहीं था। ये किस चीज़ पे आधारित था? ये इसका बेस था कि जो जो लोग जिस तरह का काम करते हैं उनको एक पर्टिकुलर कैटेगरी में बांट दिया जाए। जैसे जो एजुकेशन और नॉलेज फील्ड से जो रिसर्च के कामों में जो लगे हुए रहते हैं, है ना, वो उसका काम करते हैं, लोगों को नॉलेज प्रोवाइड करने का काम करते हैं, तो उनको यहाँ पे एक कैटेगरी में बांटा गया, ब्राह्मण। ठीक है। नेक्स्ट क्षत्रिय। तो अब जो जिस इकोनॉमी में हम रह रहे हैं उस इकोनॉमी को प्रोटेक्ट करने का जिसका काम था वो थे यहाँ पे क्षत्रिय। नेक्स्ट वैश्यस। अब वैश्य यहाँ पे कौन थे? जो बिजनेस करेंगे, ट्रेड करेंगे, इकोनॉमी को ग्रो करेंगे, वो कम्युनिटीज़ को वैश्य बोला गया। और जो सपोर्टिंग सर्विसेज, सभी को सपोर्ट करेंगे, जो हाउस होल्ड को सपोर्ट करेंगे, जो सर्विसेज यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, जैसे साफ सफाई का काम हो गया, ठीक है, तो ये सर्विस था, ये सभी काम पे था, तो इनको शूद्र बोला जाता था। लेकिन दुर्भाग्यवश यहाँ पे हुआ क्या, अनफॉर्चुनेटली हमारे कंट्री में हुआ क्या कि इसको, ये वर्ण सिस्टम को कास्ट सिस्टम में कर दिया गया था। लेकिन खैर हमारा वो टॉपिक नहीं है। तो यहाँ पे बेसिकली आप ये समझो कि वैसे कौन हुए कि वैसे वैसे पर्सन, वैसे कम्युनिटीज़ होते थे जो कौन थे, जो ट्रेडिंग में इन्वॉल्व होते थे। तो इसके बाद काफ़ी हमारा कंट्री में चेंजेस भी आया और हाउएवर इन ड्यू कोर्स अदर कम्युनिटीज़ ऑल्सो स्टार्टेड डूइंग बिजनेस। जैसे वैसेज के अलावा भी बहुत सारे कम्युनिटीज़ बिजनेस स्टार्ट किए और इसके वजह से बहुत सारे ट्रेडिंग कम्युनिटीज़ भी अलग अलग प्रोविजंस में आए। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप यहाँ पे देखो, पारसीज, बनियाज एंड मारवाड़ीज इन बॉम्बे। बॉम्बे रीजन में ये तीन जाने जाते थे मेनली, पारसीज, बनियाज एंड मारवाड़ीज। फिर लिंगास्थ्यात इन कर्नाटक। तो कर्नाटक में यहाँ लिंगात थे। चेत्तीस एंड कोमातीज इन मद्रास। खत्रीज इन पंजाब। मारवाड़ीज इन बंगाल एंड आसाम। तो ये कुछ कम्युनिटीज़ क्या था, स्टेट वाइज भी शामिल था। तो ये ट्रेडिंग कम्युनिटीज़ थे और इसके और बाकी चीज़ों के बारे में हम पिछले क्लास में भी पढ़ चुके हैं। जैसे इसमें क्या मेंशन है थोड़ा सा हम लोग रीड आउट कर लेते हैं कि थ्रू एजेस इंडिया हैज़ ऑक्यूपाइड यूनिक पोजीशन इन कॉमर्शियल वर्ल्ड एंड मेन सप्लायर ऑफ द वर्ल्ड लग्जरीज। तो वर्ल्ड लग्जरीज का यहाँ पे, जैसे दूसरे कंट्रीज़ में, दूसरे बड़े बड़े जो राजा महाराजा थे, दूसरे कंट्रीज़ में भी हमारे प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होते थे, लग्जरीज एक्सपोर्ट होते थे यहाँ से, है ना, जैसे कारपेट्स हो गए, जैसे पॉट्स हो गए, जैसे यूटेंसिल्स हो गया, ठीक है, ये सभी चीज़ें। ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल इंडिया स्टार्टेड टू लूज इट्स फेम। ये हमने पढ़ा कि इंडिया का, तो लास्ट क्लास में जो इसका फोर्थ क्लास था तो उसमें हमने देखा क्या कि इंडिया का किस तरह से क्या हुआ कि डाउनफॉल हुआ ब्रिटिशर्स के आने के वजह से, और फिर उसके बाद इंडिपेंडेंसी के बाद क्या हुआ, है ना, और 1991 में फिर क्या हुआ, ये हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में। अब एक और टॉपिक इसमें आ जाता है, इंडिजिनस बैंकिंग सिस्टम। नाउ इंडिजिनस बैंकिंग, बार बार मैं आप लोगों को बार बार बोल रहा था, बहुत जगह पे आ रहा था ये वर्ड, इंडिजिनस बैंकिंग सिस्टम, इंडिजिनस बैंकिंग सिस्टम। नाउ अब इसके बारे में डिटेल में हम लोग पढ़ते हैं कि व्हाट इज इंडिजिनस बैंकिंग सिस्टम। तो इंडिजिनस का मतलब ही हो जाता है स्वदेशी। स्वदेशी का मतलब, स्वदेशी का मतलब क्या हो गया कि अपने ही देश का, ठीक है, खुद के देश का। तो अब ये अकॉर्डिंग टू इंडियन सेंट्रल बैंकिंग इंक्वायरी कमेटी, इस कमेटी के अकॉर्डिंगली इंडिजिनस बैंकिंग में क्या बोला गया, इंडिजिनस बैंकर इज एनी इंडिविजुअल और प्राइवेट फर्म रिसीविंग डिपॉजिट्स एंड डीलिंग इन हुंडीज और लेंडिंग मनी। हुंडीज के बारे में हमने बात कर लिया कि हुंडीज एक क्या होता है, गारंटी होता है, ठीक है, कि बस ये दे देना उस पर्सन को, तुम्हें सामान मिल जाएगा। जैसे मान लेते हैं अगर हम लोन लेने गए और हम लोन से पैसा ले लिए, ठीक है, और पैसा अगर मुझे मिल गया
और पैसा लेके अगर मैं जा रहा हूँ और कोई सामान खरीद रहा हूँ, तो वहाँ पे क्या होगा कि रास्ते में हो सकता है काफ़ी खतरा है, चोरी हो जाए, ये हो जाए। तो अब पैसा ना देके वो पर्सन मुझे एक हुंडी दे दिया। हुंडी का मतलब क्या हो गया, उसमें रिटर्न में गारंटी दे दिया, और मैं उस पर्सन को सामने जिससे भी सप्लायर से मैं सामान खरीदने जा रहा हूँ उसको ये हुंडी दे दिया, और वो मुझे सामान दे देगा। अब उस लोगों में कैसे भी ट्रांसफ़र, वो अलग तरीके से ट्रांसफ़र हो जाएगा पैसा, वो अलग सिस्टम है। तो यहाँ पे हुंडीज़ में भी डील करते थे इंडिजिनस बैंकर। तो इंडिजिनस बैंकर्स आखिर होते कौन थे? जैसे पुराने मूवीज़ में जो ब्लैक एंड वाइट मूवीज़ होता था, उसमें ना होता था कि लाला है ना, जो क्या करता था, वो लोन देता था किसान को, क्या करता था, उधार देता था और काफ़ी कर्ज भी चढ़ाया करता था। तो उसी से मिलता जुलता ये कॉन्सेप्ट है इंडिजिनस बैंकिंग सिस्टम का। तो यहाँ पे कुछ इंडिविजुअल या प्राइवेट फर्म लोगों को क्या कर रहे हैं, लोगों से डिपॉजिट्स भी रिसीव करते हैं। जैसे आज के डेट में बैंक्स में हम पैसे डिपॉजिट करते हैं, तो हम उनके यहाँ भी पैसे डिपॉजिट कर सकते थे और कुछ हमें इंटरेस्ट भी मिलता। और अगर हमें पैसे का ज़रूरत है, अगर लेंड करना है मनी, देन वी कैन लेंड मनी ऑल्सो। ये क्या करते हैं, लेंड और बोरो दोनों का काम करते हैं। तो करते थे बेसिकली इंडिजिनस बैंकर्स टिल 19th century. The indigenous financial agencies constituted the bulk of Indian financial system. तो अब जैसे क्या हुआ कि ट्रेडिंग इंडिया में जिस तरह से बढ़ा, इसके वजह से ये सभी कम्युनिटीज़ आए इंडिजिनस बैंकिंग सिस्टम का, कि लोन देने का, लोगों को पैसे का ज़रूरत है, लोन देने का, इन सभी चीज़ों का काम इंडिजिनस बैंकिंग सिस्टम के द्वारा किया गया, और काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ भी हुआ था इसमें। इंडिजिनस बैंकर्स जो उस टाइम काफ़ी फेमस थे, उसके बारे में हम लोग देखते हैं कि एग्जांपल्स क्या था। तो एग्जांपल्स ऑफ इंडिजिनस बैंकर्स: द श्रॉफ, द मारवाड़ीज, द मुल्तानीज, द जैन्स, द साहूकार्स, द महाजन, द खत्रीज, सेठ एंड बनियाज। ये सभी कुछ क्या थे, इंडिजिनस बैंकर्स थे। ठीक है, उस टाइम में जो पैसे लेन देन का ही काम करते थे, है ना, इंटरेस्ट वगैरह वो चार्ज करते थे लोन देने पे, डिपॉजिट्स भी एक्सेप्ट करते थे। और फिर हुआ क्या कि ये सब एसोसिएशंस में काम करने लगे, फिर आगे चल के पहले अपने स्टेट में और फिर मल्टीपल जगह पे सिटीज़ में वो क्या किए, अपना ब्रांच वगैरह फैलाए, ताकि हुंडीज़ वगैरह में डील करने में काफ़ी आसान हो। तो इनके एसोसिएशन का भी काफ़ी एग्जांपल्स है, जैसे मुल्तानीज़, शिकारपुरी बैंकर्स एसोसिएशन एंड मारवाड़ी चैम्बर ऑफ कॉमर्स इन मुंबई। तो ये सब जैसे बैंक है आज के डेट में, जैसे एसबीआई है, एचडीएफसी है, इस तरह के बैंक्स हैं जो आज के डेट में वो एसोसिएशन है। पहले इन लोगों का एसोसिएशन था जो क्या कर रहे थे, मल्टीपल लेवल पे डील कर रहे थे, स्टेट वाइज वो डील कर रहे थे, सिटीज़ वाइज डील कर रहे थे। ठीक है, ये इंडिजिनस बैंकिंग का कॉन्सेप्ट। अब इसमें कुछ और हम लोग फीचर्स देखते हैं कि क्या 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 होता था, इसमें क्या क्या फीचर्स थे। तो फीचर्स: दे आर ऑपरेटिंग मेनली इन रूरल एरियाज बिसाइड टाउन्स एंड सिटीज़। तो टाउन्स एंड सिटीज़ के अलावा भी रूरल एरियाज में भी क्या कर रहे थे, डील कर रहे थे, और आगे धीरे धीरे उन्होंने अपना ब्रांच भी फैलाया। दे मेंटेन ब्रांचेज इन इंपॉर्टेंट टाउन एंड सिटीज़ विथ स्मॉल इस्टेब्लिशमेंट। जैसे एंशियंट सिटीज़ का भी हम नाम यहाँ पे हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे। क्या हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो जैसे पाटलिपुत्रा हो गया, पेशावर, तक्षशिला, है ना, यहाँ पे मिथिला, सूरत, इन सभी का बात किया गया। तो उसी तरह के इम्पॉर्टेंट टाउन्स और सिटीज़ थे जहाँ पे मेजर ट्रेड हुआ करते थे, वहाँ पे ये लोग अपना ब्रांचेस सेटअप किए एंड आर मैनेज्ड बाय देयर एजेंट्स। उनके एजेंट्स के द्वारा जो मैनेज किया जा रहा था, जिनको गोमास्तास कहा जाता था। ठीक है, दे बोरो फंड्स बाय एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फ्रॉम पीपल। ये बोरो कहाँ से करते थे, फंड्स लोगों से डिपॉजिट एक्सेप्ट करते थे, जैसे आज के डेट में बैंक कर रहा है। लेकिन अब ये परमिसेबल नहीं है आरबीआई के द्वारा। आरबीआई अब इसको परमिशन नहीं देता है। इंडिजिनस बैंकिंग सिस्टम कोई एक रजिस्टर्ड बैंकिंग सिस्टम नहीं था। ठीक है, कोई पर्टिकुलर एसोसिएशन के द्वारा वो रेगुलेटेड नहीं था पहले। दे प्रोवाइड क्रेडिट फैसिलिटीज़ फ्लेक्सिबली अगेंस्ट सिक्योरिटी ऑफ लैंड ज्वेलरीज। तो आप लैंड ज्वेलरीज ये गिरवी रख के आप पैसे ले सकते थे, क्रेडिट फैसिलिटीज़ ये प्रोवाइड करते थे। और समटाइम्स अगेंस्ट प्रोमिसरी नोट्स, जैसे अभी आप हुंडी का बात कर रहे थे, उसी तरह का प्रोमिसरी नोट भी ये रख के क्या करते थे, पैसे उधार पे दिया करते थे। दे प्रोवाइड लोन्स to small traders and industrialists who cannot offer security acceptable to commercial bank। ये छोटे छोटे ट्रेडर्स को, इंडस्ट्रियलिस्ट को भी
क्या करते थे, लोन प्रोवाइड करते थे, हु कैन नॉट ऑफर सिक्योरिटी एक्सेप्टेबल टू कॉमर्शियल बैंक। बड़े जो कॉमर्शियल बैंक आ रहे थे, तो कॉमर्शियल बैंक्स क्या कर रहे थे, जिस लोगों के पास सिक्योरिटीज़ देने के लिए नहीं था, बिना सिक्योरिटी का भी ये पैसा फंड कर सकते थे स्मॉल ट्रेडर्स को, ठीक है। वो खैर इनका इंटरेस्ट रेट हाई होता था। नेक्स्ट, दे प्रोवाइड रेमिटेंस टू देयर कस्टमर। रेमिटेंस का मतलब क्या हो गया, पैसे पहुंचाने का। जैसे मनी ऑर्डर वगैरह का काम होता था, तो पैसे पहुंचाने का, एक कस्टमर से दूसरे कस्टमर को पहुंचाने का, रेमिटेंस का भी काम करते थे। एक के बदले में दूसरे को, ऑन बिहाफ ऑफ सम पर्सन दे पे टू अदर। दे ड्रॉ एंड डिस्काउंट बिल्स नोन एज हुंडीज। हुंडीज का हम लोग बात किए तो ये हुंडीज वगैरह में भी डील करते थे इंडिजिनस बैंकर्स। आगे है, however the scenario of indigenous bankers changed। indigenous bankers का जो अब ये सिनेरियो था वो चेंज हुआ किस टाइम में, तो ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल द यूरोपियन बैंक्स टुक ओवर द फाइनेंसिंग ऑफ एक्सटर्नल ट्रेड। तो यूरोपियन बैंक्स काफ़ी वहाँ पे आए और वो फिर क्या होंगे, टेक ओवर कर लिए इस इंडिजिनस बैंकिंग सिस्टम को, है ना। धीरे धीरे इंडिजिनस बैंकिंग सिस्टम क्या होने लगा, कम होने लगा। फिर उसके बाद द कॉमर्शियल बैंक्स वर सेटअप इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ एंड इम्पॉर्टेंट कॉमर्शियल सेंटर्स। अलग अलग कॉमर्शियल सेंटर्स पे नए नए कॉमर्शियल बैंक्स सेटअप हुए। दे टुक ओवर बिजनेस फ्रॉम इंडिजिनस फाइनेंशियल एजेंसीज। अब ये उनका बिजनेस खाने लगे, ये उनका बिजनेस क्या किए, ले लिए। क्योंकि अब जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज जब आ जाती है, जाइंट कंपनीज आती हैं, तो छोटी कंपनीज का फिर कोई वहाँ पे लेवल नहीं रहता है, ठीक है। एज अ रिजल्ट बिजनेस ऑफ इंडिजिनस फाइनेंशियल एजेंसीज वॉज लिमिटेड टू इंटरनल ट्रेड। इसके वजह से इंटरनल ट्रेड विद इन अ कंट्री ही इनका ज़्यादा से ज़्यादा हो पा रहा था। एक्सटर्नल ट्रेड में ये लोग डील नहीं कर पा रहे थे। इंटरनल में भी विद इन टाउन सिटीज़ उतना ही था। फिर दिस बिजनेस वॉज फर्दर कॉन्ट्रैक्टेड विथ राइज इन कॉमर्शियल एंड कोऑपरेटिव बैंकिंग। इनका बिजनेस और क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट कर गया। किसके वजह से, तो कॉमर्शियल बैंक और कोऑपरेटिव बैंक्स के आने की वजह से कंट्रीज़ में। सून आफ्टर नेशनलाइजेशन ऑफ मेजर कॉमर्शियल बैंक्स इन जुलाई 1969। तो 1969 में क्या हुआ था कि नेशनलाइजेशन हुआ था कॉमर्शियल बैंक्स का, कि अलग अलग जो कॉमर्शियल बैंक प्राइवेटली ओन्ड थे, अब वो रेगुलेशन में आने वाले थे, यानी कि अब वो एक अम्ब्रेला के अंडर ही आने वाले थे। तो ये 1969 में हुआ था। एंड एवर सिंस द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रीजनल रूरल बैंक्स फ्रॉम 1975। तो काफ़ी रीजनल रूरल बैंक भी यहाँ पे, कि अलग अलग रूरल एरियाज़ में रीजनल बैंक्स भी ओपन हुए, रूरल बैंक्स ओपन हुए, जो लोगों को लोन देने का काम करते थे, ठीक है, इजी टर्म्स पे। तो धीरे धीरे वो सभी फैसिलिटीज़ भी लाने लगे, और जिसके वजह से इंडिजिनस बैंकिंग सिस्टम क्या हुआ, धीरे धीरे ख़त्म हो गया। और आरबीआई कभी भी इसको रेगुलेट नहीं करती है, और आरबीआई इसको रजिस्टर्ड नहीं मानती है, ठीक है। तो आरबीआई हमेशा क्या करती है, लोगों को ये भी बोलती रहती है, लोगों को में अवेयरनेस फैलाती रहती है कि आप इन सभी एसोसिएशन से ना जुड़े। आप अगर आपको लोन का ज़रूरत है, देन यू शुड अप्रोच टू कॉमर्शियल बैंक्स विच इज़ रजिस्टर्ड अंडर आरबीआई। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा राइज ऑफ इंटरमीडियरीज। इंटरमीडियरीज का मतलब क्या हो गया, तो इंटरमीडियरीज किस पर्सन को कहा जा रहा है, इंटरमीडियरीज वैसे पर्सन को कहा जा रहा है जो क्या है, जो मिडिल मैन का काम कर रहा है, दो पर्सन को कनेक्ट करने का जो काम करता है, उसको इंटरमीडियरी कहा जाता है। तो यहाँ पे इंटरमीडियरीज का भी जैसे जैसे हमारा बिजनेस बढ़ा, राइज किया, तो उस तरह से क्या हुआ फिर कि बिजनेस में इंटरमीडियरीज का भी ज़रूरत होने लगा। अब ये इंटरमीडियरीज दो तरह के थे, एक फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज और दूसरे थे ट्रेडिंग कम्युनिटीज़ और ट्रेडिंग इंटरमीडियरीज। फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज अब यहाँ पे अभी हम लोग देख चुके, जो इंडिजिनस बैंकर्स थे वही फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज का काम किए। इसमें नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज थे, ब्रोकर्स थे, बैंकर्स थे, ये सभी थे। और ट्रेडिंग कम्युनिटीज़ में क्या हो गया, जैसे क्या हो जाता है कि प्रोड्यूसर से फिर आया होलसेलर, होलसेलर के बाद रिटेलर, रिटेलर के बाद कंज्यूमर। तो बीच में जो ट्रेडिंग कम्युनिटीज़ एजेंट्स जो थे, वो प्रोड्यूसर और कंज्यूमर को कनेक्ट करने वाले जो एजेंट्स थे, उन्हीं को यहाँ पे ट्रेडिंग इंटरमीडियरीज कहा गया। नेक्स्ट हमारा आगे कॉन्सेप्ट है, छोटा छोटा और कॉन्सेप्ट यहाँ पे बाकी है, जैसे ट्रांसपोर्ट। तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम,
अब जिस तरह से ट्रेड हमारे यहाँ पे बढ़ा, ट्रेड का ग्रोथ हुआ, उस तरह से यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का भी ग्रोथ हुआ। एंशियंट टाइम्स में तो क्या होता था, एंशियंट टाइम्स में तो दो रूट था, एक रोड लैंड रूट था और दूसरा रूट था वाटर रूट। लेकिन जिस तरह से टेक्नोलॉजीज डेवलप हुए तो रेलवेज भी आया, उसके बाद फिर रोडवेज में भी काफ़ी ज़्यादा इन्हांसमेंट हुआ, है ना, फिर एयरवेज भी आया, और जिसके वजह से हमारा कंट्री क्या हुआ, काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ के तरफ बढ़ा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक है इंडियन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। खैर इसके बारे में तो हम लोग छोटे छोटे तौर पे भी डिस्कस कर चुके हैं कि क्या क्या एंशियंट टाइम से ब्रिटिश ब्रिटिश रूल में और ये इंडिया का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट क्या क्या था। तो यहाँ पे आप देखो कि प्रोडक्ट्स एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया, इंडिया से कौन कौन से प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होते थे। तो यहाँ पे आप देखो टेक्सटाइल हो गया, है ना, टेक्सटाइल प्रोसेस लाइक कॉटन टेक्सटाइल, यार्न्स, थ्रेड, ये सभी था। शिपिंग, बिल्डिंग एंड स्टील, ड्राई फ्रूट्स एंड इंडियन स्पाइसेस, कश्मीरी कारपेट्स, मेटल वेयर्स, ये सभी एक्सपोर्ट हो रहा था। और इंपोर्ट क्या क्या हो रहा था, ऑटोमोबाइल्स, केमिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स एंड बायोटेक्नोलॉजी, डिफेंस प्रोडक्ट्स, ये सभी कुछ एक्सपोर्ट होते आ रहे हैं और अभी भी ये सभी चीज़ें चल रही है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट हर एक कंट्री में हमेशा चलता ही रहता है, क्योंकि कोई भी कंट्री हर एक प्रोडक्ट में, हर एक रिसोर्सेज में रिच नहीं हो सकती है। तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हमेशा कंपनीज में चलते रहता है, कंपनीज बोल रहे कंट्रीज में चलते रहता है। आगे जो लास्ट टॉपिक है इसका, खैर इसको भी हम लोग काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं कि पोजीशन ऑफ इंडिया सब कॉन्टिनेंट इन वर्ल्ड इकोनॉमी। पूरे वर्ल्ड के लेवल पे अगर देखा जाए तो आप देखो यहाँ पे एक रिपोर्ट यहाँ पे है, टॉप लार्जेस्ट इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड इन 2024। तो इंडिया 5th रैंक पे आ रहा है, जीडीपी के मामले में यहाँ पे 5th रैंक पे है। तो काफ़ी ग्रोथ हुआ है। अगर हम इंडिपेंडेंस से अभी तक का अगर हम बात करें तो इंडस्ट्रीज़ ग्रो हुए, हमारा कंट्री एफडीआई के लिए फेवरेबल डेस्टिनेशन बन चुका है लोगों के लिए। ठीक है, और मल्टीपल कंपनीज हमारे कंट्रीज़ में बिजनेस करना चाहती है, और दिन प्रतिदिन हमारे कंट्रीज़ में भी इस तरह के टेक्नोलॉजीज़ बन रहे हैं। जैसे एक सिस्टम आप देख सकते हो, यूपीआई जो है वो इंडिया का ही अपना क्रिएट किया गया है। इसी तरह से बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहे हैं, नए नए इनोवेशंस हो रहे हैं, जो कि इंडिया को एक ऊंचे मुकाम पे लेके जा रहे हैं, एक अच्छे पोस्ट पे लेके जा रहे हैं। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा आपका टॉपिक था इस चैप्टर का पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया। फर्स्ट चैप्टर इज टोटली कंप्लीटेड नाउ। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।